नमस्कार। मैं राजीव भार्गव अपने चैनल भृगु लीनियज पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 100 साल पुराने हिंदुस्तान की। तब खान पान इतना शुद्ध होता था, हवा शुद्ध होती थी, पानी शुद्ध होता था कि बीमारी हमारे आसपास भी नहीं पनपती थी। बहुत नाम मात्र की होती, पर होती तो थी। उस समय वैद्य लोगों का बहुत बोलबाला होता था, बहुत विद्वान हुआ करते थे। वो सिर्फ नाड़ी पे हाथ रख के ही बीमारी का पता लगा ले। धीरे धीरे इस अद्भुत विद्या को ग्रहण करने वाले कम होते गए और विलायत, जी हाँ, विलायत जाकर पढ़ाई करने वाले, डॉक्टरी करने वालों की संख्या बढ़ती चली। तब के डॉक्टर्स और आज के डॉक्टर्स में भी बहुत फर्क है। आइए आज हम तब के डॉक्टर्स में से एक, जिन्हें हम बड़ी मुश्किल से खोज कर लाए हैं, उनसे बात करते हैं। आज इनकी उम्र 92 साल पार कर चुकी है और इनका जन्म 1933 में हुआ था। आइए हम इनके जीवन व इनके द्वारा तब की चिकित्सा पद्धति के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। हम आपके तब के यानी 92 साल पहले के आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मेरे परिवार के बारे में, मेरा जन्म अजमेर में 1933 में हुआ। हमारे पिताजी सिंपल क्लार्क थे, LIC वहाँ पे जनरल इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, उसमें क्लार्क थे। हम परिवार में 5 बच्चे हुए, हम अकेले हम बचे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। अजमेर में पले बड़े, अजमेर में गवर्नमेंट हाई स्कूल अजमेर में हाई स्कूल किया और परिवार में और कोई नहीं था, मैं अकेला ही था। हमारे पिताजी वहाँ पे एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी, उसमें क्लर्क थे। माताजी गृहिणी थी, घर की गृहिणी थी। और परिवार में हमारे चाचा वगैरह थे, सौतेले बेटे थे। एक जॉइंट फैमिली थी उस जमाने में। धीरे धीरे जॉइंट फैमिली बिखर गई, हमारे पिताजी अलग हुए। बाकी और परिवार में हमारे भाई बहन हमने देखा नहीं, छोटी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। एक बहन थी, उनकी अर्ली एज में डेथ हो गई। हमारा भाई था, उसकी हाई स्कूल तक आते आते बॉम्बे गया था। बॉम्बे में वहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो उसकी डेथ हो गई, तो हम अकेले बचे। किसी तरीके से हाई स्कूल पास किया आसानी से। उसके बाद इंटरमीडिएट करने चले गए हम लखनऊ। कोई हमारे पिताजी के मामा थे, वो हमको गोद लेना चाहते थे, इसलिए अलवर में रहते थे। तो हम आगे बायोलॉजी पढ़ना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे शुरू से। हाई स्कूल में 7वीं क्लास में तभी एक दिमाग में आया था कि डॉक्टर बनना चाहिए, तो हमें लखनऊ ले गए। लखनऊ में ले गए तो उनके साले लखनऊ रहते थे, तो उन्होंने हमको वहाँ पढ़ाया। इंटरमीडिएट करके वापस हम जयपुर आ गए। मेडिकल कॉलेज SMS में एडमिशन लिया 1953 में। उस समय 1953 7th बैच था SMS का, तो 1953 में एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज में। 1958 में पास किया। परिवार एक सामान्य परिवार था, तो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था उस जमाने में। हालांकि 20 रुपए फीस होती थी कॉलेज की, 20 रुपए हॉस्टल की फीस होती थी, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन मामा के घर पे रहे 4 साल, और 20 रुपए फीस, वो भी भार्गव सभा से लोन लिया हमने। भार्गव सभा से 35 रुपए उस मैंने लोन लिया। और हमारे जो हमें गोद लेना चाहते थे, उन्होंने गोद नहीं लिया, लेकिन 50 रुपए महीना वो बेचते थे। तो इस तरीके से कहीं से सपोर्ट मिल के हम बाकी में डॉक्टर बनना था, तो हम डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद उसी साल हमारे पिताजी रिटायर हो गए। आपने सन 1950 में इंटरमीडिएट की और 1958 में MBBS कर लिया। तब MBBS करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। जी हाँ, MBBS उस समय कोई कंपटीशन टेस्ट नहीं होता है, लेकिन MBBS बड़ी बात इसलिए होती थी कि एडमिशन मेरिट पे मिलता था। लेकिन पढ़ाई बहुत महंगी लगती थी MBBS की। 5 साल लंबा पीरियड, और हर किताबें वगैरह बहुत महंगी होती थी, तो एडमिशन बहुत वो लगता था। तो घर में किसी तरीके से हमारे मामा की सपोर्ट से, भार्गव सभा की सपोर्ट से हम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाए और मेडिकल डॉक्टर बन पाए। 4 साल तक मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल में बहुत महंगा पड़ता था, तो इसलिए मामा के घर पे रहे, और मामा के घर पे रह के उनके सपोर्ट से हम डॉक्टर बन पाए। क्या तब भी डॉक्टरी की पढ़ाई करना इतना ही महंगा हुआ करता था जितना कि आज करोड़ों रुपए लगते हैं? नहीं, उस समय तो ऐसा इमेजिन, कोई कैपिटेशन फी वगैरह नहीं लगती थी, क्योंकि मनी वैल्यू के हिसाब से उस समय वो 20 रुपए महीना भी महंगा लगता था। लेकिन इस समय जो आज की तारीख में जो करोड़ों रुपए लगता है, ये सब सीन था भी नहीं और दिमाग में भी नहीं था। इस तरीके की बात दिमाग में ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि करोड़ों रुपए लग के कैपिटेशन फी वगैरह दे के एडमिशन लेना होगा।
ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और मालूम भी नहीं था कि ऐसा सब कुछ होता है। केवल उस जमाने मेरिट पे एडमिशन, हाई स्कूल की मेरिट पे एडमिशन होते थे। आपने बताया एमबीबीएस करने के बाद आप 7 साल घूमते ही रहे। क्यों और कहाँ? तब वैद्यों का बोलबाला था। आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए उस टाइम? जैसे एमबीबीएस किया तो ये लगा कि उस जमाने में पास करने के बाद विलेज में जाना पड़ता था। तो पास किया तो हमको अजमेर में रहे शुरू से, तो अजमेर में किस तरीके से हॉस्पिटल में हमें पोस्टिंग मिल गई और पोस्टिंग मिल गई, उसी से हमारी शादी हो गई। शादी में हमारी वाइफ जो थी उनकी हमसे ज्यादा एजुकेशन थी, वो पीएचडी थी संस्कृत में। तो उस समय से ये लगा कि हमें गांव में जाना पड़ेगा, तो इनका क्या करेंगे। तो सोच के रहते, इसी बीच में हमारे एक टीचर जो मेडिकल कॉलेज में थे यहाँ पे, वो अजमेर में ही रहते थे। अजमेर में आए, अपने ससुराल, उनका नाम आरपी भार्गव था, तो उनसे मिलने गए। तो उन्होंने कहा चलो तुम्हें भोपाल ले चलते हैं, तुम्हें एमडी करा देंगे वहाँ पे। तो ओवरनाइट बिना सोचे समझे भोपाल चले गए। और भोपाल जाने के बाद वहाँ देखा, भोपाल में तो 3 महीने उनके पास रहे, देखा कि यहाँ तो बड़ा महंगा शहर है और यहाँ अकेले क्या करेंगे। इसी बीच में तो सोच के कि वहाँ पे मन नहीं लगा और लगा कि वो यहाँ पे एमडी कर नहीं पाएंगे। तो उसी बीच में हमारी वाइफ को मरनी कॉलेज में लीव वेकेशन से अगेंस्ट जॉब मिल गया। तो हम वहाँ से छोड़ के कि जॉब मिल गया, हम यहाँ पे अगेन मेडिकल कॉलेज में, अगेंस्ट उदयपुर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे डेमोस्ट्रेटर बन के फिजियोलॉजी ज्वाइन किया नॉन क्लिनिकल साइड में। बैकग्राउंड यही था कि चूंकि पढ़ी लिखी, जैसे शादी कर लिया है, विलेज में जाके रहेंगे तो उनका कैसे रहेंगे, तो उनका करियर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉन क्लिनिकल साइड में फिजियोलॉजी में ज्वाइन कर लिया। फिजियोलॉजी ज्वाइन करने के बाद जो हमारा पोस्टिंग हुआ, उदयपुर जाने की बात आई, तो ये क्या करेंगे, तो हमने लेबोरेटरी खोल ली कि जयपुर में रहना है, उनके साथ तो एक लेबोरेटरी खोल ली। 1962 में एक लेबोरेटरी खोल दी और लेबोरेटरी खोल के 1 साल लेबोरेटरी की खोलने के बाद ठीक सामने हमारे चैरिटेबल लेबोरेटरी आ गई। उस जमाने में ब्लड टेस्ट वगैरह की 5 रुपए फीस होती थी। उन्होंने लेबोरेटरी खोली सामने, तो वो 1 रुपया लेने लगे। तो 1 साल 3 साल तक तो किस तरह चला, बड़ा कंपटीशन आ गया। तो क्या करें, तो उस समय फिर कहीं नौकरी करने का तो हिसाब नहीं था, क्योंकि वाइफ को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो दिमाग में आया कि प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो उस जमाने फिर हमने जनरल प्रैक्टिस 65 में हमने मन बना के जनरल प्रैक्टिस एक क्लिनिक ली और जनरल प्रैक्टिस शुरू कर दिया। 65 में जनरल प्रैक्टिस में आ गए और जनरल प्रैक्टिस में आए तो शुरू में 7 साल तक जो बिल्कुल दवाई भूल गए, बिल्कुल कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे। तो जब पहला पेशेंट आया तो ये नहीं मालूम था कि उसको सिर दर्द की दवाई क्या दें, ये हालत हो गई थी। मेडिसिन बिल्कुल भूल चुके थे। धीरे धीरे लगन लगी और ईमानदारी से काम किया, वहाँ बैठे और ईमानदारी से काम करते करते धीरे धीरे एक हमको बड़ा एडवांटेज ये मिला कि लेबोरेटरी खुली थी, तो हम अपने साथ माइक्रोस्कोप और लेबोरेटरी का सारा सामान ले गए। तो जो पेशेंट आता है तो हम एडवांस आता है कि उसका ब्लड टेस्ट किया, यूरिन टेस्ट किया। तो उन लोगों को बिल्कुल एकदम मुसलमान बस्ती थी, सब गरीब आदमी थे, तो उनको जब ये लगा कि इस तरीके से अच्छा पैसा कितना लेना ये नहीं। पहली बार जो पेशेंट आया, फैक्ट है ये, पहली बार पेशेंट आया तो उस जमाने में रुपए आने में पैसे होते, तो 10 आने की दवाई दे दी। दूसरे दिन वो आया नहीं तो लगा कि 10 आने की दवाई दी, पता नहीं क्योंकि ज्यादा तो नहीं ले ली। इस तरीके की फीलिंग प्रैक्टिस शुरू करी। बिल्कुल एकदम गरीब क्लास था, प्रैक्टिस करना आता नहीं था, लेकिन क्योंकि और कोई चारा नहीं था धीरे, लेकिन लगन ये थी कि हमें ईमानदारी से काम करना है और ईमानदारी से काम किया। तो जो पेशेंट आता था उसका ब्लड टेस्ट वगैरह करते थे, यूरिन टेस्ट करते थे, तो उनको बिल्कुल एक नई चीज लगी। वो हमारा, उससे हमारे बड़े को एक प्रोत्साहन मिला। धीरे 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 ईमानदारी से काम करते रहे और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। धीरे धीरे हम अपनी प्रैक्टिस में अपने आप को इम्प्रूव करते गए और फिर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। जिस जगह पे प्रैक्टिस की करीब 55 साल एक ही जगह पे काम किया। आपको अपना पहला जॉब कब मिला और कैसे? पहला जॉब हमें प्रतापगढ़ अप्लाई किया हमने जॉब के लिए, इजीली मिलता था। एक प्लेन पेपर पे एप्लीकेशन दी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल कॉलेज डायरेक्टरेट में, तो प्रतापगढ़ पोस्टिंग हो गया। प्रतापगढ़ किसी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। तो हम वापस डायरेक्टर से मिले जाके, वहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने हमारा पोस्टिंग अजमेर कर दिया। तो अजमेर में हमारे पोस्टिंग 2 साल तक अजमेर में सर्विस की। वहाँ से हम भोपाल चले गए, किसी के कहने पे भोपाल चले गए। वहाँ पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको एमडी करा देंगे, लेकिन वहाँ जाके देखा तो वो 3 महीने उनके यहाँ से पेइंग गेस्ट रहे, लेकिन वहाँ देखा कि हम शूट नहीं कर पाएंगे, वो घर छोड़ के गए और वहाँ पे कोई घर नहीं था, अकेले थे बिल्कुल। तो हमने सोचा वहाँ पे, इसी बीच में हमारी वाइफ को यहाँ पे मेडिकल कॉलेज मारनी कॉलेज में जॉब मिला, तो हम वहाँ 3 से छोड़ महीने? के। सिर्फ 3 महीने में ही आपने भोपाल भी छोड़ दिया?
भोपाल इसलिए छोड़ दिया कि वहाँ पे आगे फ्यूचर लग नहीं रहा था कि हम एमडी कर पाएंगे। और इसी बीच में हमारी वाइफ को यहाँ पे मारनी कॉलेज में अगेंस्ट लीव वैकेंसी जॉब मिल गया था, तो भोपाल छोड़ के यहाँ पर आ गए। और यहाँ मेडिकल कॉलेज में हमने ज्वाइन किया और उन्होंने मारनी कॉलेज में ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर इन संस्कृत। उन्होंने संस्कृत में पीएचडी कर लिया था। फिर आपने जयपुर में अपनी एक पैथोलॉजी लैब खोली, जो कि जयपुर की वो चौथी पैथोलॉजी लैब थी। हाँ, जयपुर में वो चौथी लैब थी। जब उसके बाद लैब बाद में खुली, उसके पहले हम वहाँ डेमोन्स्ट्रेटर बन के मेडिकल कॉलेज में रहे। तो वहाँ से हमें हमारा पोस्टिंग अगेंस्ट उदयपुर मेडिकल कॉलेज हुआ था। तो उस समय तो आगे चले जाएंगे मेडिकल कॉलेज, लेकिन हमारी वाइफ के पास कोई जॉब नहीं था। तो हमें लगा कि उदयपुर जाए क्या करेंगे। हमने प्रयास किया लेबोरेटरी खोलने का, क्योंकि उस जमाने में लेबोरेटरी थी नहीं जयपुर में। तो हमने कहा पैथोलॉजी में जयपुर में बच जाएंगे, और इस अंदाज से हमने लेबोरेटरी खोली यहाँ पे 1962-63 के अंदाज से। पर वो भी 1 साल बाद ही बंद हो गई। बहुत खराब समय रहा होगा आपका वो। परिवार पर क्या बीत रही थी? परिवार तो उस समय तो बहुत बहुत ज्यादा कठिनाई में, बहुत ज्यादा कठिनाई में। लेबोरेटरी खोलने के बाद हमारे फादर को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, मेंटल पेशेंट हो गए वो। वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, कमाई का बिल्कुल साधन कुछ भी नहीं था। लेबोरेटरी 1 साल बाद ही कंपटीशन में एक चैरिटेबल लेबोरेटरी सामने आ गई। तो जो कर्व बढ़ रहा था वो धीरे धीरे डाउन चला गया, कमाई बिल्कुल एकदम नहीं। तो वो समय बहुत कठिनाई से निकला। हमारे पिताजी को मेंटल इलेक्ट्रिक शॉक लगाना पड़ता था, जाना पड़ता था। तो एक परिवार जानने वाला था, उनकी मदद से उनको गाड़ी में ले जाते थे और उनको शॉक लगाते थे। इसी बीच में प्रेगनेंसी हो गई। तो हमारी वाइफ झांसी की थी, वो झांसी गई प्रेगनेंसी, वहाँ पर उनको डिलीवरी वगैरह हुई। लेकिन वो बहुत कठिन समय, बहुत कठिनाई समय सभी, वो टेस्टिंग पीरियड था, जीवन में एक संघर्ष था। 1965 में जयपुर में ही आपने भार्गव क्लिनिक भी खोला। आपकी क्या फीस रही होगी उस समय? हमारे जिस तरीके से फीस का तो कोई, हमने प्रैक्टिस शुरू की, डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस शुरू की। उस जमाने में कंसल्टेशन फीस करके कोई नहीं थी। हम दवाई देते थे, उसके पैसे लेते थे केवल। उसमें हमारा कंसल्टेशन भी आता था, हमारी दवाई की फीस भी आ जाती, और सारी चीजें आती। उस जमाने कंसल्टेशन फीस का तो कोई, किसी के घर पेशेंट देखने जाते थे तो 5 रुपए फीस होती थी। क्लिनिक पे कोई फीस नहीं होती थी। क्लिनिक पे दवाई दी और उसका पैसा लेते थे। आपकी धर्मपत्नी को भी तब कनौडिया कॉलेज में जॉब मिल गया था। हमारी वाइफ की कहानी यह है कि उनको 3 महीने के लिए जॉब मिला था भारनी कॉलेज में। वो उसी पीरियड में यूनिवर्सिटी ने वो उस समय गवर्नमेंट से, राजस्थान से, वो यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर कर लिया कॉलेज को। तो जब जाने के पहले, जब 3 महीने बाद, जब उन्होंने ज्वाइन किया था अक्टूबर में, और अक्टूबर के बाद जब अप्रैल, जब स्कूल बंद हुआ कॉलेज, तो आगे का फ्यूचर यूनिवर्सिटी ने टेक ओवर कर लिया था। तो वाइस चांसलर से मिले वहाँ जाके कि साहब 3 महीने बाद जब ये यूनिवर्सिटी खुलेगी तो इसके अंदर इंटरव्यू होगा और उनको जॉब मिल जाएगा यहाँ पे। उन्होंने पीएचडी कर रखा था, फ्रेंच में डिप्लोमा कर रखा था, तो हाईली क्वालिफाइड थी। लेकिन उसके बाद फिर वो जो है, जब अप्लाई किया तो इंटरव्यू किया, तो इंटरव्यू में उनको सक्सेस नहीं मिला। उनके 3 बार इंटरव्यू, तीनों बार उनको यूनिवर्सिटी में जॉब नहीं मिला कंपटीशन में। हालांकि उनको क्वालिफिकेशन होते हुए यूनिवर्सिटी जॉब नहीं मिला। उसके बाद वो जॉबलेस हो गई, और हमारा इधर प्रैक्टिस लेबोरेटरी शुरू की थी, वहाँ पे कोई इनकम नहीं थी। तो धीरे धीरे संघर्ष करके जीवन निकाला। लेकिन 1965 में कनौडिया कॉलेज खुला, तो कनौडिया कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया 1965 में। तो हमने 65 में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, उन्होंने कनौडिया कॉलेज में अपना जॉब शुरू। तो वो संघर्ष, उसके बाद हमारे जीवन की कहानी बदल गई। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी आप समाज सेवा में सेवारत रहे। कभी ये दिमाग में नहीं आया कि चलो अब तो ठीक हो गया है, अब कुछ पैसा ही कमा लिया जाए? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में हमको पढ़ाई की हमारी, तो उस समय मेन एम यह था कि हम सेवा कैसे करें। पैसा दिमाग में नहीं था बिल्कुल भी, कि पैसा कमाना है, ये दिमाग में नहीं था। पेशेंट आया, उसको कैसे सर्विस देनी है, उसके पास पैसा है नहीं है। प्रैक्टिकल बताएं आपको, तो पेशेंट जब आते थे हमारे पास, तो उनके वो मुट्ठी में पैसा लेके आते थे। तो उससे बोला इंजेक्शन लगाना है, तो कहता कल लगा देना। तो हमारे समझ में आया कि कोई पैसा नहीं है। तो भावना ऐसी नहीं थी। हमने कहा तू पैसा कल दे देना, दवाई तो ले जा। इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करी। तो एक उनको विश्वास पेशेंट को आया कि हाँ तो डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देते हैं। और फिर इसके बाद हमारी प्रैक्टिस उस तरीके से बढ़ी, क्योंकि ये विश्वास उनमें दिमाग में आया कि डॉक्टर साहब पैसा नहीं देते, ज्यादा पैसा नहीं ले रहे। कंसल्टेशन उस जमाने में कुछ होता ही नहीं था। आपने अपने भार्गव समाज की भी बहुत सेवा करी।
प्रैक्टिस शुरू करते ही मेरे दिमाग में ऐसा क्योंकि मैंने समाज से लोन लेके, भारत सभा से लोन लेके और वो सब किया था, तो मैं उसको बड़ा एहसान मानता था। तो मेरे दिमाग में यह था कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर द सर्विस, फॉर द समाज। तो मैंने ये निर्णय किया था कि कोई फीस नहीं लेनी है, कभी भी किसी से कोई फीस नहीं लेनी है, और जब तक प्रैक्टिस की किसी से फीस नहीं। और मुझे एक बात याद आती है इस बीच में, आपने पूछा सवाल, तो एक मिस्टर रानू भार्गव हुआ करते थे, तो उनके घर अच्छा इजीली घर पे जाते थे, कोई फीस का सवाल नहीं था। तो जब उनके घर पे देखने गए तो मैंने कहा, साहब भार्गव है आप? तो कहने लगे मैंने डॉक्टर परमानंद को बुलाया, भार्गव को नहीं बुलाया। और उन्होंने बड़ी इज्जत से मेरे को फीस, मुझे वो इंतजार दिया था कि बिल्कुल ये, उन्होंने कहा साहब कि आप भार्गव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फीस नहीं लेंगे, आपको फीस तो लेनी चाहिए। और बड़ा उन्होंने, और जिंदगी भर जब तक उनके घर गए उन्होंने बकायदा डॉक्टर की इज्जत के नाते बराबर फीस दी। आप अपने मामा जी के साथ भी रहे और भार्गव समाज से कुछ लोन भी लिया था, वो किस लिए लिया? लोन तो इसलिए लिया कि घर पे फादर के पास जो रिटायर हुए, तो जब हमने प्रैक्टिस शुरू करना मतलब पास करते हुए रिटायर हो गए थे, उनकी इनकम कुछ थी नहीं, और 2 साल जो सर्विस की उसके बाद जब चले गए तो पैथोलॉजी अपनी शुरू किया, तो इनकम थी ज्यादा थी नहीं, इसलिए भार्गव सभा से लोन लिया था। लोन सब वो तो पहले की बात है, लोन तो पढ़ाई के लिए लिया था, पैसा नहीं था। फादर हमारे सिंपल क्लर्क थे, उनकी ज्यादा कमाई नहीं थी, इसलिए लोन लिया था। आपके एक ही पुत्र हैं श्री अमित भार्गव, जो इस समय अमेरिका में हैं और एक डॉक्टर हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। आपकी बहू भी जी हाँ, डॉक्टर हैं? बेटा एक ही डॉक्टर था, वो पढ़ने में होशियार थे। उन्होंने यहाँ पे सेंट जेवियर से हाई स्कूल करने के बाद अच्छे नंबरों से पास किया और अच्छे टैलेंटेड थे, उनको नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी। उन्होंने यहाँ से इंटरमीडिएट करने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन मिल गया, तो उन्होंने वहाँ से पास किया। 87 में उन्होंने एमबीबीएस कर लिया था। एमबीबीएस करने के बाद क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस किया था, और उस जमाने में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो भी पास करते थे उनको विदेश जाने की इच्छा होती थी और विदेश चले भी जाते थे। तो उसी तरीके से हमारे उन्होंने भी वो दिया। उस जमाने में वो टेस्ट होता था ECFMG, उन्हें पास करके और फिर वो अमेरिका चले गए। हमारे बेटे की बहू वो भी उन्हीं के साथ पढ़ती थी। उनको बात करते करते फिर अरेंज मैरिज हुई, 89 में शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद वो उनकी वाइफ को, हमारी बहू, वो भी अमेरिका चली गई, और वहाँ जाके उन्होंने पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया, और हमारे बेटे ने वहाँ पे नेफ्रोलॉजी किया। तो वो 89 से दोनों मियाँ बीवी अमेरिका में बसे हुए हैं। हमारा बेटा नेफ्रोलॉजिस्ट है और वो पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजिस्ट है। आपकी धर्मपत्नी का निधन 2020 में हो गया था। उनके जाने के बाद क्या आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बेटे बहू के पास अमेरिका चला जाऊं और बाकी जीवन वहीं व्यतीत करूं? आप यहाँ रह गए जयपुर में, तो अब आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? आप अकेले रहते हैं या आपके साथ कोई और भी रहते हैं? हमारी वाइफ की डेथ कोरोना पीरियड में, कोरोना से तो नहीं हुई, लेकिन अचानक बैठे बैठे ही बस एकदम मतलब बिना किसी बीमारी के शरीर छोड़ के चली गई। 1990 में हम अमेरिका गए थे, बेटे जाने के बाद अमेरिका गए थे। तो पहली बार में जब वहाँ गए, और वहाँ का जो हमारा एक्सपीरियंस है कि वहाँ जाके हमें लगा कि यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे को बुलाएंगे भी तो क्या करेंगे, यहाँ पे रह गए अकेले क्या रहेंगे यहाँ पे। तो अमेरिका हमको पहले ही पसंद नहीं आया। और शादी के बाद भी बेटा बहू वहाँ पे अकेले, उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो रहते हैं तो हमें अकेला रहने में वहाँ पे कभी रुचिकर नहीं हुआ। मैंने कहा यहाँ कैसे भी रह लेंगे, देखा, लेकिन बेटा वो अपने, हमें तो दिमाग में कभी नहीं आता कि वहाँ कभी कभी 1 सेकंड दिमाग में नहीं आता है कि अब बेटा वहाँ पर है। हम यहाँ ईश्वर कृपा से हम यहाँ बहुत खुश हैं, अपने शरीर को मेंटेन कर रखा है, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रखा है। अब ईश्वर कृपा से ज्यादा कोई ना डायबिटीज है ना हाइपरटेंशन है, कुछ भी नहीं है। एंजियोप्लास्टी जरूरी हो, 2 बार हमारी एंजियोप्लास्टी हुई, लेकिन वो भी हम भूल गए। ईश्वर कृपा से ईश्वर ने हमको आशीर्वाद दे रखा है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। वो वहाँ रहते हैं, कभी दिमाग में नहीं आता कि वो वहाँ रह रहे हैं, और बहुत खुश हैं हम। आपने अभी कहा कि आप यहाँ बहुत खुश हैं। आपके पास बेटा बहू जैसे एक दंपत्ति भी हैं जो आपकी सेवा करते हैं। और ईश्वर ने कृपा से हमको जो ये भेज दिया है, दो हस्बैंड वाइफ को भेज दिया ईश्वर ने, तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली। किस्मत की बात है कि हमारी वाइफ की डेथ होने के पहले हमें एक कपल मिला, हस्बैंड वाइफ, जो हमारी सेवा कर रहा है आजकल। रूप सिंह उनका नाम है, उनकी बेटी, उनकी वाइफ का नाम नीतू है। बिल्कुल हमें घर के तरीके से, बच्चों की तरह से बेटा रहता है, उस तरह बेटे पोते रहते थे, हमारी सेवा कर रहा है वो। तो हम यहाँ पे ज्यादा खुश हैं। अमेरिका जाके तो हमको ऐसा लगेगा कौन संभालेगा, अपने अपने काम में है वो लोग, और वहाँ पे अकेले बिल्कुल। वहाँ जाने के बाद तो यहाँ पे हमारी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है।
हमारा आज की तारीख में भी हम सोशल हैं, हम बहुत संपर्क करते हैं, सोशल सर्विस भी करते हैं, सोशल रहते हैं। कभी अकेलापन यहाँ महसूस ही नहीं होता है। अभी भी हमारा ईश्वर कृपा से मूवमेंट है बराबर। सोशल सर्कल में अभी भी पेशेंट्स आते हैं और अभी भी एक थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आके गया। पेशेंट आते रहते हैं, तो हम यहाँ बहुत खुश हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं देख रहा हूँ, 92 वर्ष की उम्र में भी आपके चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं है। इसका कोई राज है? हमसे शेयर करेंगे? इसका राज तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा जीवन मैंने अपने को डिसिप्लिन जीवन लिया है, बहुत डिसिप्लिन लिया है। तो बार बार जब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है कि कब से मैं पता नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और करीब करीब मैं समझता हूँ कि 65 जब से शुरू किया, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 5 बजे नहा के तैयार रहता हूँ। और अपने आप को वो वहां से मेरे को जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो एनर्जी मिलती है, तो मैं अपने आप को क्या कहूँ, लेकिन आज दिन भर मेरे को कोई थकान नहीं आती है। मैं बिल्कुल एकदम आराम से दिन भर रहता हूँ। कोई एनर्जी में ऐसा लगता है कि ये शायद ईश्वर कृपा है। एक डिसिप्लिन लाइफ रही, नियमित रूप से प्राणायाम, नियमित रूप से योगासन वगैरह बराबर। अभी तक जरूर शरीर अब साथ नहीं दे रहा है, बॉडी स्टिफनेस आ गई है, लेकिन अभी तक मेरा फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम, घूमना अभी तक चालू है, अभी तक। आप आगे आने वाली पीढ़ी, खासतौर से डॉक्टर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सलाह देना चाहेंगे? अभी डॉक्टरी में जो मैं चेंज देख रहा हूँ, वो बड़ा, कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के चेंज आएगा। हमें याद है, अभी भी वो दिमाग में आता है कि 2 बात करके पेशेंट की, 2 बात सुन के और 2 बात करके पेशेंट ठीक हो जाता था। हमने जिस तरीके से प्रैक्टिस की शुरू, तो आज बिल्कुल एकदम सीन बदल गया है। पहले जाते जैसे हमारे पास प्रैक्टिस की जब आपने पूछी, तो हमारा पेशेंट आया था तो 3 चीजें बराबर: नब्ज देखना, टेम्परेचर देखना, आंख देखना, जीभ देखना और पेशेंट को लिटा के देखना। ये बिल्कुल एक नियमित रूप से हम पेशेंट को एग्जामिन करते थे और उसी से बहुत चीजें पता लग जाती थी। अब जी उस समय टेस्टिंग भी ज्यादा नहीं होती थी, सिंपल ब्लड, स्टूल, यूरिन, ये सब बहुत सिंपल सा टेस्ट होता था। अब समझता हूँ इस समय बिल्कुल सीन चेंज हो चुका है कि बराबर जो सुनते हैं कि पेशेंट डॉक्टर के पास, पेशेंट जाता है तो वो पूरा सारा कुछ देखने के तो सवाल ही नहीं है, पल्स देखने का सवाल ही नहीं है। पल्स भूल गए लोग, पल्स देखना, टेम्परेचर देखना भूल गए। अभी किसी के पास जाते हैं, बुखार देख लेना, दवाई दे देना, लेकिन कोई टेम्परेचर नहीं देखता। मेरे अपने अनुभव में टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर से ही देखने से बहुत बीमारियां पता लग जाती है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरे पास अभी भी बच्चा है, छोटा एक बच्चा आया, तो उस मोहल्ले में मैंने छोटे बच्चों को टेम्परेचर देखना, माँ को बुलाता था, उसको दिखाता था, बच्चे को ऐसे टेम्परेचर देखते हैं। तो एक बच्चा आया दिखाने के लिए, मेरे बुखार रहता है, तो मेरा नापा बुखार, नापा तो नहीं, मैंने उसको थर्मोमीटर बोला, थर्मोमीटर खरीद के लाओ। उसको बोला कैसे देखते हैं, बुलाओ। तो 1 हफ्ते तक मैंने कहा नोट करके बताना, तो मैंने नोट करके देखा, तो रोज हमको देखा 99। तो 99 देखते उस जमाने में कि किसी को भी 99 इवनिंग राइज होता था, तो हम समझते थे कि टीबी है इसको। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती थी कि 99 है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर 99 है, तो समझ जाते थे टीबी है। तो एक्चुअली हकीकत में उस बच्ची को जब टेस्ट किया, तो उस 9 साल की बच्ची को टीबी की बीमारी थी और उसको बुखार रहता था। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस इस समय मैं समझता हूँ बहुत कम हो गया। हालांकि देखते हैं अभी भी हैं डॉक्टर्स, लेकिन क्लिनिकल डायग्नोसिस हो गया। आज के ज़माने सारा का सारा मशीन बेस्ड, मरीजों से पूछने के बजाय मशीन जो बोलती है वो ट्रीटमेंट हो रहा है, ये देख रहे हैं आजकल। आपने अभी बताया कि सबसे जरूरी है पल्स देखना। पहले के जमाने में वैद्य लोग नाड़ी देखकर बीमारी बताते थे। आपने एमबीबीएस किया, पर तरीका ये मिलता जुलता ही था सब। एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में बीमारी होती है, वो पेट के आंतों में छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं। लेकिन टाइफाइड की फीवर की उस जमाने में जो पहचान थी, राइजिंग लेडर टाइप फीवर। हर रोज बुखार पड़ता है, ये सुबह कम हो जाएगा, शाम को बढ़ेगा। दूसरे दिन देखेंगे तो सुबह बढ़ा हुआ मिलेगा, शाम को और ज्यादा मिलेगा। तो पेशेंट की जीभ देख के, पल्स देख के, पल्स रेशो, टेम्परेचर का पल्स देख के हम पता लगा देते कि हाँ इसको टाइफाइड हो रहा है। और टाइफाइड में एक टेस्ट होता था, विडाल टेस्ट। वो विडाल टेस्ट 10 दिन बाद पॉजिटिव आता था, तो उसको वेट करते थे कि हाँ क्या है, उस हिसाब से। लेकिन आज तो कब टेस्ट कराएंगे, दूसरे तीसरे दिन भी विडाल टेस्ट करा देते हैं। तो वो क्लिनिकल सेंस मैं समझता हूँ ज्यादा, तो मैं चूंकि संपर्क में अब धीरे धीरे कम आता हूँ, लेकिन इस समय जो सीन देख रहे हैं वो देख के हमारे अपने बैच के लोगों से बात होती है तो कहते हैं क्या सीन हो रहा है, ये बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। बिना बिना पहले बिना टेस्ट किए बिना तो कोई दवाई नहीं देता, धीरे धीरे हालत ही होती जा रही है। तो आपको बताया था टाइफाइड में जीभ देखा, उसकी टंग देखी, उसकी आंखें देखी, पल्स देखी, उससे अंदाजा लग जाता है कि इसको टाइफाइड हो रहा है।
ये क्लिनिकल डायग्नोसिस। पेशेंट की पल्स देखी, सिंपल ब्लड टेस्ट कराया, पेट पे हाथ रखा, जैसे पेट पे हाथ रखा उसको लिवर प्रॉब्लम देखा कि टेंडरनेस आ रही है, दर्द है, और इमीडिएटली देखा, उसका ब्लड टेस्ट कराया, उसका टेम्परेचर देखा तो समझ में आता था कि इसको लिवर एब्सिस हो रहा है, और बाद में पता लगता था क्या है। ये मतलब क्लिनिकल है। मेरे पास एक पेशेंट आया, मेरा कंपाउंडर की बेटी घर से चली तो उसको पेट में दर्द है। मैंने कहा पेट हाथ रखते ही मैंने कहा ब्लड टेस्ट कराओ। उसका ब्लड टेस्ट करते ही मैंने कहा इसको एक्यूट हेपेटाइटिस हो रही है। उसको इमीडिएटली गाड़ी में उठाया और पास में एक हॉस्पिटल था छोटा मोटा, वहाँ ले गए। वहाँ पे मैंने कहा इसको एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो रहा है। वहाँ सर्जन बैठा था, मैंने इसको इमीडिएटली ऑपरेट करो आप। तो उसने कहा सोनोग्राफी। मैंने कहा काय की सोनोग्राफी, इसको करो। उसने मान ली बात को और ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके अपेंडिसाइटिस, और उसका मतलब अपेंडिक्स जो है ना बस्ट होने की स्थिति में आ गया था, इतना सीवियर उसको हुआ था। तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हमने बहुत कुछ देखा। अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस सोचा तो एक प्रैक्टिस थी, एक टेंडेंसी थी और एक हैबिट थी कि पेशेंट को लिटा के जरूर देखना है, उसका लिवर एब्डोमेन देखना है, उसका चेस्ट सुनना है, उसकी जीभ देखनी है, आँख देखनी है। तो उससे ही बहुत कुछ चीज समझ में आती थी। और पेशेंट बात करते करते उनसे बहुत बीमारी में वो पता लग जाता है कि इसको क्या हो रहा था। हालांकि अब जो इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, बहुत एडवांस इन्वेस्टिगेशन आ गए, बारीक चीजें पता लगती हैं, बहुत बारीक भी चीजें जो क्लिनिकल से नहीं पता लग सकती। तो वो तो बहुत एडवांस हुआ, मेडिकल साइंस में वो बड़ा एडवांसमेंट हुआ है उसको। लेकिन जो क्लिनिकल साइंस है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। आप उस जमाने के डॉक्टर हैं जब पेनिसिलिन नाम के इंजेक्शन की बहुत चर्चा हुआ करती थी। एक बहुत जरूरी इंजेक्शन था वो चिकित्सा पद्धति का। मेरे बाबा जी बहुत टाइम से पेनिसिलिन लगवाते थे, बट उनकी मृत्यु भी पेनिसिलिन लगवाने से हुई, ऐसा कहते हैं। आपका क्या कहना है इसमें? पेनिसिलिन जब चली तो बड़ी एकदम कारगर दवाई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब कोई दवाई को यूज करते हैं और अननेसेसरी यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उस दवाई को काम नहीं करते, वो दवाई काम नहीं करती, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए वो रेजिस्टेंट हो गई तो दवाई नहीं काम कर रही है। ऐसे बहुत दफा, जैसे क्लोरोमाइसिटिन एक दवाई थी जो टाइफाइड में यूज किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्लोरोमाइसिटिन ने भी काम करना बंद कर दिया, क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो। एक और एग्जाम्पल पूछा तो टीबी उस जमाने में बहुत होती थी, तो टीबी के पेशेंट आए, उसको दवाई दी, तो टीबी का दवाई चलती थी करीब 9 महीने। एक पेशेंट को दवाई दी, 3 महीने तो वो ठीक हो गया। 3 महीने दवाई लेके उसने बंद कर दिया दवाई कि मैं तो ठीक हो गया। लेकिन चूंकि पूरा ठीक नहीं हुआ था तो बैक्टीरिया फिर डेवलप हो गया उसके अंदर। फिर दवाई दी तो फिर डेवलप हो गया। इस तरह से करते करते जब ये 3-4 बार साइकिल हो गया तो वही दवाई वही बैक्टीरिया उस दवाई से काम नहीं करते थे, रेजिस्टेंट हो गया, उसमें ट्रीट हो गया बैक्टीरिया कि साहब अब वो दवाई नहीं काम आती थी। वो इसलिए वो रेजिस्टेंट। आपने जो सवाल पूछा उसका रीजन ये कि रेजिस्टेंट कर लिया, बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस हो गए, वो दवाई उस पर काम नहीं करती है। डॉक्टर साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर हमें दिया। आप आज भी पेशेंट्स देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस उम्र में पेशेंट्स देखना और उनको बताना एक अपने आप में अलग ही समाज सेवा है। हम चाहते हैं ये आगे भी ऐसे ही बरकरार रहे, आप ऐसे ही समाज की सेवा करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।